हेलो एवरीवन, कैसे हो सब बढ़िया होंगे और सब अच्छे से रीड की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो क्या टॉपिक चल रहा था? पौधे के विभिन्न भाग, है ना। कौन सा सेशन चल रहा था? पौधे के विभिन्न भाग पर डिस्कस कर रहे थे। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स। ओके, हाँ, ओके। कौन कौन सा क्लियर कर लिया था? पौधे के विभिन्न भाग में रूट देख लिया था, स्टेम देख लिया था, लीफ देख लिया था, एंड फ्लोवर है वो चल रहा था। फ्लोवर कंप्लीट नहीं हुआ था, फ्लोवर चल रहा था, है ना। आज जो डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ फ्लोवर, है ना। फ्लोवर है वो पढ़ रहे थे और आज जो डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ फ्लोवर। टाइप्स ऑफ फ्लोवर, ओके। यानी कि पुष्प के भाग हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से भाग होते हैं पुष्प के, उन सब के बारे में। मैंने कल भी आपको बताया था कि पुष्प के 4 भाग होते हैं। पुष्प के 4 भाग होते हैं। एक होता है कैलिक्स, एक होता है कोरोला, एक होता है एंड्रोसियम, और एक होता है कौन सा? एंड्रोसियम, और एक होता है गाइनोसियम। ओके। कैलिक्स को कहा जाता है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज, ध्यान दीजिएगा। कैलिक्स को बाह्य दलपुंज, कोरोला को दलपुंज, एंड्रोसियम को पुमंग और गाइनोसियम को जायांग। ये इनका हिंदी रूपांतरण है। कल मैंने एक फ्लोर की स्ट्रक्चर बताई थी कि कहाँ पे कैलिक्स होता है, कहाँ कोरोला होता है, कहाँ एंड्रोसियम होता है, कहाँ गाइनोसियम होता है। एक बार मैं रफली डायग्राम फिर से बना देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये मानिए कि अंदर की ओर क्या है, ये है आपका जायांग। ये अंदर की ओर जायांग है। जायांग के यहाँ से नीचे से थैलेमस वाला भाग होता है। थैलेमस वाले भाग से फॉर एग्जांपल ये मानिए क्या निकल रहा है, ये निकल रहा है क्या, इस थैलेमस वाले भाग इधर से क्या निकल रहा है, थैलेमस वाले भाग के इधर से निकल रहा है वो पुंकेसर। ओके, एक मैं कोमल स्ट्रक्चर बना रही हूँ। इस टाइप की जो है वो पुंकेसर है। यहाँ पुंकेसर के नीचे से क्या निकलता है, ये मान लीजिए आप निकलता है क्या, जो कोरोला, और ये स्ट्रक्चर है नीचे की ओर बाह्य दलपुंज। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इन सबको एक एक करके देखते हैं। ये कैलिक्स है, ये कोरोला है, ये एंड्रोसियम है, ये गाइनोसियम है। इन सब में एक एक की स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसा क्या होता है, कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। कैलिक्स की सबसे पहले मैं बात करूं, कैलिक्स में क्या है, ध्यान दीजिएगा। कैलिक्स की मैं सबसे पहले बात करूं तो यहाँ पे डायग्राम से स्पष्ट हो रहा है कि कैलिक्स है वो फूल का क्या है, फूल का बाह्य, सबसे बाहर की ओर पाया जाने वाला अंग है। सबसे बाहर की ओर पाया जाने वाला क्या है, अंग है। कल मैंने आपको बताया था कैलिक्स और कोरोला सहायक अंग होते हैं, जबकि एंड्रोसियम गाइनोसियम लैंगिक जनन अंग होते हैं, लैंगिक अंग होते हैं। तो फूल का सबसे बाहर की ओर अंग होता है वो कैलिक्स होता है, बाह्य दलपुंज होता है। इसकी मैं यूनिट की बात करूं कि इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट बोले तो इकाई क्या होती है, इकाई होती है कैलिक्स बाह्य दलपुंज की इकाई होती है सेपल। इकाई क्या होती है और इनकी यूनिट याद रखना है। यूनिट मतलब सेपल मतलब क्या, इकाई का क्या मतलब कहना क्या चाह रही हूं मैं यहाँ पे, यानी कि 1 सेपल, 2 सेपल, 3 सेपल, 4 सेपल मिलकर क्या बनाएंगे, कैलिक्स बनाएंगे। ओके, जैसे बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक उत्तक का निर्माण करती हैं, उत्तक मिलकर जो है वो अंग का निर्माण करती हैं, उसी प्रकार से बहुत सारे सेपल हैं। किसी में 2 सेपल, 3 सेपल, 4 सेपल, 5 सेपल, 2 से अधिक सेपल होते हैं मोस्ट ऑफ। तो वो सेपल मिलकर क्या बनाएंगे, कैलिक्स बनाएंगे। इसलिए कैलिक्स की यूनिट इकाई क्या हो गई, सेपल हो गई। इसके कलर की मैं बात करूं, यानी कि रंग की मैं बात करूं तो इसका कलर होता है ग्रीन।
इसका कलर होता है मोस्ट ऑफ ग्रीन होता है, हरा ही होता है। इसके कार्य की मैं बात करूं कि क्या वर्क करता है, कैलिक्स है क्या वर्क करता है, तो ध्यान दीजिएगा कैलिक्स है वो बड की कंडीशन में यानी कि फूल की रक्षा करता है। बड की कंडीशन में फूल की क्या करता है, फूल की रक्षा करता है। और यहाँ पे फिर से कार्य की बात आ गई है, इट मीन्स क्या हो गया, इम्पोर्टेंट है, यूनिट इनकी इम्पोर्टेंट है। ओके, कैलिक्स में कुछ कैलिक्स क्या होते हैं, जैसे कि ये ग्रीन स्ट्रक्चर हो गई, तो कुछ कैलिक्स होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। फूल की बहाए सबसे बाहर की ओर जो कैलिक्स होते हैं, तो कुछ फूल में कैलिक्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, और जब कैलिक्स आपस में जुड़े हुए होते हैं तो इसे कहा जाता है संयुक्त बाह्य दली, संयुक्त बाह्य दली, संयुक्त बाह्य दली। और जब कैलिक्स आपस में नहीं जुड़े हुए होते हैं, अर्थात कैलिक्स है वो आपस में यानी सेपल है वो आपस में पृथक होते हैं, आपस में नहीं जुड़े हुए होते हैं, उन्हें कहा जाता है पृथक दली, पृथक बाह्य दली। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हिंदी में इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है, लेकिन इनका इंग्लिश में नाम याद रखना है। संयुक्त बाह्य दली को क्या कहा जाता है, गेमोसेपेलस कहा जाता है। और पृथक बाह्य दली को क्या कहा जाता है, पॉलीसेपेलस कहा जाता है। इस चीज को आप ध्यान में रखना, क्योंकि कई बार एग्जामिनर है वो गेमोसेपेलस पॉलीसेपेलस ऐसे ही नाम से पूछ लेता है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। कुछ नहीं है, मेन पॉइंट है कैलिक्स में सबसे बाहर की ओर पाया जाता है सेपल, कलर, कार्य एंड गेमोसेपेलस, पॉलीसेपेलस। देन मैं आगे दूसरे पार्ट की बात करती हूँ, और दूसरा पार्ट है वो कौन सा है, आप बताओगे कौन सा पार्ट है, बताओ। मैं बिल्कुल सुन रही हूँ, बिल्कुल सुन रही हूँ। कौन सा पार्ट है दूसरा, यस, कोरोला। कोरोला है वो फूल का दूसरा पार्ट है, कोरोला। और कोरोला को क्या कहा जाता है, कोरोला को कहा जाता है दलपुंज, है ना, उसको बाह्य दलपुंज और ये दलपुंज, है ना। ये हो गया कोरोला, कोरोला हो गया, नहीं कोरोला स्टार्ट होगा। हाँ, तो कोरोला में क्या होगा, कोरोला की यूनिट क्या होती है, कोरोला जिस प्रकार से कोरोला यानी बाह्य दलपुंज के अंदर की ओर पाया जाने वाला अंग होता है कोरोला। पुंकेसर, पुंमंग या पुंकेसर बोल सकते हैं इसकी यूनिट। पुंमंग और बाह्य दलपुंज कैलिक्स के बीच में कौन सा अंग पाया जाता है, यानी किस प्रकार डिफाइन कर सकते हो, यानी कि कैलिक्स के अंदर की ओर पाया जाने वाला अंग है कौन सा है, कोरोला, है ना। पुंमंग और कैलिक्स के, पुंमंग और कैलिक्स के बीच में पाया जाने वाला अंग है कौन सा, पुंमंग और कैलिक्स के, एंड्रोसियम और कैलिक्स के बीच में पाया जाने वाला अंग कौन सा है, कोरोला है। ओके, चलिए यूनिट पे डिस्कस करते हैं। यूनिट क्या है, देखिए जिस प्रकार से मैंने कैलिक्स की यूनिट आपको समझाई है, वैसे कोरोला की यूनिट पेटल होती है। अब आप बोले कि मैम हम कंफ्यूज हो जाएंगे, सेपल पेटल, पेटल सेपल किसकी क्या करके आ जाएंगी, तो हमें ट्रिक बता दीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैं इसका कलर बता देती हूँ, फिर ट्रिक बताऊंगी। कलर इसका होता है रंगीला कलर होता है, यानी कि कलरफुल होता है ये, है ना। ये पीला भी हो सकता है, मोस्ट ऑफ पीला होता है ना। तो ये इसका कलर रेड भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, कुछ भी ना, रंगीला कलर, ध्यान दीजिए। अब यूनिट कैसे याद रखोगे, यूनिट कैसे याद रखोगे, कोरोला, कोरोला की ऐसे ध्यान में रखना, ऐसे कि कैलिक्स होता है हरा, कोरोला होता है पीला। कोरोला रंग बिरंगा होता है, मैंने बता दिया, रंग बिरंगा यानी पीला, पीला याद रखना, पीला यानी पी यानी पेटल, ओके। और वो ग्रीन होता ही है उसकी सेपल, आप इसकी याद रख लेना, उसकी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, उसकी रखने की जरूरत नहीं है। यूनिट कोरोला की यूनिट, कोरोला रंग बिरंगा होता है, रंग बिरंगा यानी पीला, पीला पी यानी पेटल, ओके, ठीक। नेक्स्ट इसके बारे में आगे डिस्कस करूं मैं,
इसके वर्क की क्या काम करता है ये, जैसे कि ये कलर ही डिनोट कर रहा है, यानी रंग बिरंगा कलर होता है, यानी कि परागण के लिए, परागण को क्या कहते हैं, पोलिनेशन, है ना। पोलिनेशन के लिए क्या करता है, कीटों को आकर्षित करता है ना। कीटों को आकर्षित करने का काम कौन करता है, इनके वर्क इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रख लेना, है ना। इनके कीटों को आकर्षित करने का काम करता है कोरोला, है ना। इनकी यूनिट होती है पेटल। जिस प्रकार से मैंने कैलिक्स के बारे में बताया था कि कैलिक्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, पृथक होते हैं, उसी प्रकार से कोरोला भी आपस में जुड़े हुए होते हैं। जिस प्रकार जैसे कोरोला जुड़े हुए होते हैं उन्हें कहा जाता है संयुक्त दली, और पृथक होते हैं उन्हें कहते हैं पृथक दली। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने बाह्य शब्द यूज में नहीं लिया है, जबकि कैलिक्स में मैंने बाह्य यूज लिया था, और इसे कहते हैं सेपेलस नहीं, पेटेलस, और इसे कहते हैं पोलीपेटेलस। पोलीपेटेलस क्या है कि जब कोरोला है वो आपस में, जब पेटल है वो आपस में, या फिर कोरोला की यूनिट है वो आपस में पृथक होती है, आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, उससे कहते हैं पोलीपेटेलस, राइट। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं आकृति की। कोरोला है वो विभिन्न आकृति का हो सकता है, जैसे कि कोरोला नलिकाकार हो सकता है, कोरोला घंटाकार हो सकता है, कोरोला कीप के आकार का हो सकता है ना। ओके, अब आगे है कौन सा पार्ट आता है, एंड्रोसियम आता है। लेकिन एंड्रोसियम को पढ़ाने से पहले मैं जो कैलिक्स और कोरोला अभी बताए थे ना, आपस में जुड़े हो सकते हैं, पृथक हो सकते हैं, इनके बारे में और मैं आपको बताऊंगी, इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। कैलिक्स और कोरोला है वो कैसे क्या उपस्थित होते हैं, किस हिसाब से एक दूसरे के सापेक्ष उनके बारे में, और इस चीज को कहा जाता है पुष्पदल विन्यास। पुष्पदल विन्यास यानी एस्टिवेशन, पुष्पदल विन्यास को कहा जाता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है, पुष्पदल विन्यास क्या होता है कि फूल के बाह्य अंग, उसके अंदर वाले अंग, जैसे कि मैन ऑफ देख लीजिए, कैलिक्स और कोरोला आपस में एक दूसरे के सापेक्ष किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। ऐसा नहीं कि जो कैलिक्स है वो कोरोला के सापेक्ष, कोरोला कैलिक्स के सापेक्ष, ऐसा नहीं कि कोरोला के जो यूनिट है, कोरोला की यूनिट कौन से बताए, पेटल, कैलिक्स की यूनिट सेपल, यानी सेपल में आपस में किस प्रकार से हैं वो व्यवस्थित होती हैं, और पेटल है वो आपस में किस प्रकार से एक दूसरे के सापेक्ष कैसे व्यवस्थित होती हैं, इसे कहा जाता है पुष्पदल विन्यास या एस्टिवेशन। पुष्पदल विन्यास की मैं बात करूं, इसके टाइप्स की मैं बात करूं, तो एस्टिवेशन है, पुष्पदल विन्यास है, वो 4 प्रकार का होता है, मेनली वो 4 प्रकार का होता है। और वो कौन सा होता है, एक होता है वोलवेट, एक होता है वोलवेट, दूसरा जो होता है ट्विस्टेड, तीसरा जो होता है इम्ब्रिगेट, और चौथा होता है वेगजेलरी। ओके, वोल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिगेट, वेगजेलरी। वोल्वेट टाइप के हिंदी में इनको कहा जाता है, वोल्वेट जो एस्टिवेशन होता है इसको कहा जाता है कोर स्पर्शी, कोर स्पर्शी। ट्विस्टेड को कहा जाता है व्यावर्तित, व्यावर्तित, और जो आगे है कौन सा, इम्ब्रिगेट, इम्ब्रिगेट को कहा जाता है कोर छादी, और इसको जो है वैक्जिलरी को कहा जाता है पेपिलियोनेसिस टाइप का एस्टिवेशन। ओके,
वोल्वे टाइप का एस्टिवेशन कौन सा होता है? वोल्वे टाइप का एस्टिवेशन है कि इस प्रकार का पुष्पदल विन्यास जिसमें जो कैलिक्स की यूनिट या कोरोला के फॉर एग्जांपल कैलिक्स की यूनिट देख लेते हैं, इस प्रकार का विन्यास जिसमें सेपल है वो एक दूसरे को फृतक फर्तक रखते हैं, यानी कि इनके जो आपस में ये जैसे मान लीजिए ये है सेपल है ना, ये है, ये ऐसे इस प्रकार से है ना। वोल्वे टाइप में क्या होगा? वोल्वे टाइप में कोर स्पर्शी, वोल्वे टाइप में क्या होगा? कोर स्पर्शी, यानी इनकी जो ये है, ये जो कोर है ये एक दूसरे को क्या होंगे? ये स्पर्श किए हुए होंगे, या फिर इनमें क्या होता है, इनमें स्पर्श किए हुए नहीं भी हो सकते हैं, है ना। इसमें जो बाह्य दल है वो कई बार में एक्चुअल में कोर स्पर्श से एक दूसरे में कोर स्पर्श किए हुए होते हैं, लेकिन कई बार ये अलग भी होते हैं, लेकिन ये किस हिसाब से प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में ये डिस्कस कर रहे हैं। यानी इनके जो किनारे वो एक दूसरे को ऐसे स्पर्श किए हुए होते हैं ना, ऐसे बराबर, एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं होते, बिल्कुल ऐसे, है ना। तो ये होता है वोल्वे टाइप का एस्टिवेशन। और किस में देखने को मिलता है? ये आंख में देखने को मिलता है, केलाट्रोपिस में देखने को ये मिलता है। ओके, ट्विस्टेड टाइप का, व्यावर्तित टाइप का एस्टिवेशन है, पुष्पदल विन्यास है, वो उसमें क्या होता है? उसमें जैसे कि ये मान लीजिए ये है आपका एक सेपल हो गया, इसका ये किनारा 1 नंबर किनारा, 2 नंबर किनारा, ठीक है। ये 1 नंबर किनारा है, ये अंदर की ओर होगा, और दूसरा जो सेपल है वो ऐसे होगा। अब दूसरे सेपल का 1 नंबर किनारा, ये 2 नंबर किनारा हो गया, तो 1 नंबर किनारा है, पहले वाले सेपल को बाहर से ढकेगा, जबकि ये वाला है ये क्या होगा? ये जो ये होगा ना, ये वाला सेपल इसके अंदर की ओर होगा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूं। यानी कि प्रत्येक सेपल है, जो यूनिट है या पेटल है, यह आपस में है, एक दूसरे के नहीं है, यानी कि एक दूसरे अंग के नहीं है, एक ही अंग के आपस में सापेक्ष किस प्रकार से हैं। यानी कि जो सेपल है, सेपल की एक किनारा अंदर की ओर, दूसरा किनारा बाहर की ओर। इसी प्रकार से ये वाला देख लीजिए, इसका एक किनारा है, इसको क्या किया हुआ है? इसको ढका हुआ है ना, ये अतिच्छादित है, यानी कि एक दूसरे को ढके हुए हैं, एक किनारा अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। और ये किस में देखने को मिलते हैं? ये गुड़हल, भिंडी और कपास में ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट मैं बात करूं इम्ब्रिकेट यानी कोर छादी की। कोर छादी में क्या होगा? जैसे एक मान लीजिए एक पूर्णतः अंदर होगा, एक पूर्णतः जैसे इस प्रकार से एक अंदर और बाहर हो गया, ये पूर्णतः बाहर हो गया, ये अंदर और बाहर हो गया, जैसे कि यानी कि हाँ ऐसी है ना। ओके, हाँ इस हिसाब से इम्ब्रिकेट में क्या होगा? यानी कि जो यूनिट है, जो सेपल है, एक यूनिट एक तो पूर्णतः अंदर हो जाएगा, एक पूर्णतः बाहर हो जाएगा, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, यानी कि इनके जो व्यवस्थित होने का तरीका ऐसा नहीं रहेगा जैसा इस हिसाब से था। एक पूर्णतः अंदर, एक पूर्णतः बाहर, बाकी एक का किनारा अंदर, एक का किनारा बाहर। इस टाइप का जो है वो देखने को किसमें मिलता है? केसिया और गुलमोहर में। केसिया और गुलमोहर में इस टाइप का एस्टिवेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है वैक्जुलरी टाइप का, पेपिलियोनियसिस टाइप का एस्टिवेशन है। उसमें क्या होता है? इसमें 5 दल या बाह्य दल होते हैं। जो सेपेटल होते हैं, इसमें एक होता है बड़ा, दूसरा होता है, 2 होते हैं उससे छोटे, और 2 होते हैं, इन 2 को ये वाले हैं कवर किए हुए होते हैं। ये इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड, इसको कहा जाता है मानक, है ना, मानक कहा जाता है। इन 2 को कहा जाता है विंग,
विंग, पंख कहा जाता है इन दो दलों को। और इन दो को कहा जाता है, इन दो को कहा जाता है क्या, जो छोटे वाले हैं दो, जो विंग से कवर हुए हुए रहते हैं छोटे वाले, इनको कहा जाता है जो है कुटक, है ना, कील इनको कहा जाता है, राइट। इस प्रकार का वेक्टनरी टाइप का एस्टिवेशन पुष्प दल विन्यास है वो मटर में देखने को मिलता है, मटर में। और ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो बात करते हैं, एस्टिवेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं जो तीसरे नंबर का पुष्प का भाग है वो है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम पर चर्चा करते हैं कि एंड्रोसियम क्या होता है, क्या इसका वर्क होता है, इसके बारे में। ठीक, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम को क्या कहा जाता है, पुमंग कहा जाता है ना। एंड्रोसियम क्या होता है, एंड्रोसियम है नर जनन अंग, एंड्रोसियम है नर जनन अंग। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों। इनमें क्या होता है, एंड्रोस जिस प्रकार से मैं यूनिट बताती आई हूँ उसी प्रकार से एंड्रोसियम की जो यूनिट है वो क्या होती है, वो स्टेमन होती है। स्टेमन किसको कहते हैं हिंदी में, पुंकेसर को। पुमंग की यूनिट पुंकेसर होती है ना, कि पुंकेसर की यूनिट पुमंग, ऐसे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, एग्जामिनर में, एग्जामिनर है वो ऐसा क्वेश्चन है वो पूछ लेता है। ओके, इनकी संरचना की बात करूं, स्ट्रक्चर की मैं बात करूं कि किस हिसाब से होता है एंड्रोसियम, किस तरह का होता है, तो इसका एक पतला तंतु होता है और वो पतला तंतु है वो आगे की ओर क्या होता है, इस हिसाब से ऐसे, ये मान लीजिए ना ऐसे, हाँ ऐसे, इस हिसाब से है वो एंड्रोसियम की स्ट्रक्चर होती है। ये वाला पार्ट कहलाता है फिलामेंट और ये वाला पार्ट कहलाता है कनेक्टिव, और ये वाला पार्ट है ना वो कहलाता है एंथर, है ना, एंथर। फिलामेंट को जो है वो तंतु कहते हैं, कनेक्टिव, फिलामेंट को क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। कनेक्टिव को क्या कहते हैं, योजी कहते हैं, कनेक्टिव जोड़ने का काम करती है। और एंथर को परागकोश कहते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैंने लिखा है परागकोश, है ना, परागकोश, और ने आगे एक शब्द आएगा परागकोश, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। परागकोश, एंथर को परागकोश कहते हैं। कनेक्टिव होता है योजी, फिलामेंट होता है तंतु। ये होती है एंड्रोसियम, या ऐसे बोल सकते हैं कि स्टेमन की है वो संरचना होती है, क्योंकि स्टेमन मिलकर ही एंड्रोसियम का निर्माण करते हैं। आगे मैं बात करूं, जो ये एंथर वाला पार्ट होता है, एंथर वाला पार्ट है वो क्या होता है, एंथर वाला पार्ट है वो बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड यानी एंथर वाले पार्ट में क्या होता है, ये पार्ट है इसमें दो कोष्ठक होते हैं। ये बाइलोब्ड होता है यानी दो कोष्ठक होते हैं। इसमें एक कोष्ठक ये होता है, ये होता है ना, बाइलोब्ड होता है। परागकोश होता है वो बाइलोब्ड होता है। प्रत्येक कोष्ठक में दो चेंबर होते हैं, प्रत्येक कोष्ठक में दो चेंबर होते हैं। ये दो चेंबर क्या होंगे, एक ये चेंबर, ये चेंबर, ये क्या होंगे, ये परागकोश हो गया। और इस परागकोश को क्या कहते हैं, इसको पोलन सेक कहते हैं, है ना, समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, इनके अंदर है वो पोलन ग्रेन पाए जाते हैं। पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन को क्या कहा जाता है, परागकण कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा मैंने एक परागगण नाम लिया था पहले, परागगण है कि पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। कौन, पोलिनेशन में, पोलिनेशन के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं कौन, जो पेटल यूनिट बताई थी वो। तो परागगण अलग होता है, परागकण होता है। परागकण को पोलन ग्रेन और पोलिनेशन होता है परागगण, है ना। इन परागगण अलग है, परागगण अलग है, इन इसका भी आप ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट जो है या इसकी हो गई स्ट्रक्चर।
कुछ पुंकेसर क्या होते हैं, कुछ पुंकेसर हैं वो जो आपके जो है वो फर्टिलाइजेशन में भाग नहीं लेते हैं, यानी इनमें एंथर का जो इनमें पोलन ग्रेन का निर्माण नहीं हो पाता है। ये बंधे पुंकेसर होते हैं और इनको कहा जाता है स्टेमिनोइड। स्टेमिनोइड 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 यानी बंधे पुंकेसर। ओके, ये पुंकेसर क्या होते हैं, ये निषेचन में भाग नहीं लेते हैं ये पुंकेसर। ठीक है, अगला जो भाग है वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं और वो लास्ट का है गाइनोसिया। हाँ, एक चीज और बतानी है मेरे को, इससे रिलेटेड एक चीज और बतानी है मेरे को कि जो एंड्रोसियम है ना, एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम में ही एक चीज और बतानी है। इसमें जो स्टेमन होते हैं, जैसे मैंने आपको ये बताया था, जो जैसे कि इनकी यूनिट के बारे में मैंने बताया था, कैलिक्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, जो सेपल आपस में जुड़े हुए थे, पेटल आपस में जुड़े हुए थे, किस हिसाब से उसी तरीके से स्टेमन है वो भी आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं, यानी स्टेमन है वो जुड़े हुए हो सकते हैं। स्टेमन है वो क्या हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं, और स्टेमन है वो किससे जुड़े हुए हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्टेमन है, इसका मतलब स्टेमन किससे जुड़े हुए हो सकते हैं, वो कैलिक्स से जुड़े हुए हो सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं पेटल से जुड़े हुए हो सकते हैं। और स्टेमन है, कल मैंने एक संरचना बताई थी आपको, कौन सी, कि जब कैलिक्स और कोरोला दोनों मिक्स हो जाते हैं, इनका पता नहीं चलता कि कौन सा कैलिक्स है कौन सा कोरोला है, दोनों मिक्स हो जाते हैं, उस स्ट्रक्चर को पेरियांथ कहते हैं, यानी कि परितल पुंज से जुड़े हुए होते हैं। पेरियांथ से वो है स्टेमन जुड़े हुए हो सकते हैं। अगर स्टेमन है वो पेरियांथ से जुड़े हुए होते हैं, अगर स्टेमन है वो जैसे मान लीजिए कैलिक्स के बारे में बता देती हूँ ना, दल से, है ना, कैलिक्स को दल कहा जाता है, दल पुंज कहा जाता है, और पेटल को दल कहा जाता है। अगर है स्टेमन है वो कैलिक्स से जुड़े हुए होते हैं, यानी पेटल से जुड़े हुए होते हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसे क्या कहा जाएगा, जुड़े हुए हैं स्टेमन पेटल से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें कहा जाएगा एपिपेटेलस। एपिपेटेलस है वो पेटल आपस में जुड़ने के लिए नहीं, पेटल आपस में जुड़ने के लिए तो गेमोपेटेलस यूज में लिया जाता है ना, और पेटल और स्टेमन आपस में जुड़ने के लिए एपिपेटेलस वर्ड का जो है वो यूज लिया, एपिपेटेलस को यूज में लिया जाता है। और ऐसा किस में पाया जाता है, ऐसा बैंगन में देखने को मिलता है। स्टेमन परिदलपुंज पेरियांथ से जुड़े हुए होते हैं, तो इसे कहा जाता है एपीफिलस। एपीफिलस, और इससे ये किस में देखने को मिलता है, ये लिली में देखने को मिलता है। स्टेमन है वो फ्री भी हो सकते हैं, यानी कि ऐसे स्टेमन है वो इस हिसाब से, ऐसे ये एक स्टेमन हो गया है ना, ये मान लीजिए दूसरा स्टेमन हो गया, ऐसे स्टेमन, ये तीसरा स्टेमन हो गया है ना, ऐसे। तो स्टेमन है वो आपस में फ्री हो सकते हैं, यानी आपस में कहीं से भी जुड़े हुए नहीं होते हैं, और आपस में पुंकेसर है वो आपस में जुड़े, पुंकेसर भी आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं। अब मैं बात करूं, अगर स्टेमन आपस में जुड़े हुए होते हैं तो वो कैसे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे स्टेमन है, मान लीजिए 6 स्टेमन है, 6 पुंकेसर हैं। अब फूल में मान लीजिए 4 पुंकेसर हैं, छट्टू के छट्टू पुंकेसर एक जुड़कर एक गुच्छा बना लिया, या ऐसी कंडीशन हो सकती है 4 पुंकेसर एक गुच्छा, 2 पुंकेसर एक गुच्छा, या ऐसी कंडीशन हो सकती है कि 3 पुंकेसर एक गुच्छा, 3 पुंकेसर एक गुच्छा। इसी के बेसिस पर अगर स्टेमन आपस में जुड़े हुए होते हैं, पुंकेसर आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है मोनोएडल्फस। मोनोएडल्फस।
अगर एक गुच्छा बनाए, एक संघी बनाए, स्टेमन है वो सारे स्टेमन जुड़कर एक गुच्छा बना ले। अगर सारे स्टेमन जुड़कर दो गुच्छा बनाए तो इसे डाइएडाल्फस कहा जाता है। और अगर स्टेमन आपस में जुड़कर दो से अधिक गुच्छा बनाए तो इसे पॉलीएडाल्फस कहा जाता है। ओके, पोली जो है मोनोएडाल्फस, डाइएडाल्फस और पॉलीएडाल्फस है वो कहा जाता है। एक संगी, द्विसंगी और बहुसंगी है वो कहा जाता है। इनके जो एग्जाम्पल है यानी मोनोएडाल्फस, डाइएडाल्फस, पॉलीएडाल्फस है वो किसमें देखने को मिलते हैं? तो मोनोएडाल्फस है वो गुड़हल में देखने को मिलता है, मोनोएडाल्फस गुड़हल में, डाइएडाल्फस मटर में देखने को मिलता है और पॉलीएडाल्फस है वो सिट्रस में देखने को मिलता है, नींबू में देखने को मिलता है। ये इसके जो है वो एग्जाम्पल हो गए। जो ये तंतु बताया था मैंने, ये वाला तंतु एक फूल में, इन तंतु की लंबाई में भी डिफरेंस हो सकता है, यानी कुछ स्टेमन है उनका जो फिलामेंट लंबा हो सकता है और कुछ स्टेमन का फिलामेंट है वो छोटा भी हो सकता है। और ऐसा जो है वो साल्विया में देखने को मिलता है और सरसों में भी ऐसा जो है वो देखने को मिलता है। ये हो गई एंड्रोसियम, यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं गाइनोसियम की। गाइनोसियम जो फोर्थ पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या होता है गाइनोसियम, उसकी क्या यूनिट होती है और गाइनोसियम भी क्या है। जैसे मैंने एंड्रोसियम बताया था वैसे गाइनोसियम क्या है। गाइनोसियम है ना, गाइनोसियम को जायांग कहा जाता है और गाइनोसियम क्या है? मादा जनन अंग है। फूल का मादा जनन अंग कौन सा है? वो है गाइनोसियम। ठीक, इसकी जो यूनिट होती है, गाइनोसियम की यूनिट होती है उसे कार्पल कहा जाता है और इसे हिंदी में कहते हैं अंडक, यानी कार्पल मिलकर है वो गाइनोसियम का निर्माण करते हैं। इसकी संरचना की मैं बात करूं, इसकी संरचना की बात करूं तो ये मान लीजिए ये एक होती है कॉमनली गाइनोसियम की ऐसी स्ट्रक्चर है ना, एक स्ट्रक्चर बता रही हूँ। इसमें गाइनोसियम में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है ओवरी, ओवरी को अंडाशय कहा जाता है ना। एक होता है स्टाइल, स्टाइल और एक होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा को क्या कहा जाता है? वृत्तिकाग्र कहा जाता है, वृत्तिकाग्र कहा जाता है। स्टाइल को वृत्तिका कहा जाता है, वृत्तिकाग्र कहा जाता है, स्टाइल को वर्तिकाग्र और ओवरी को अंडाशय कहा जाता है। ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई? ये कार्पल की स्ट्रक्चर हो गई। समझ में आ रहा है आपके अच्छी तरीके से? कार्पल क्या हो गई? गाइनोसियम की यूनिट हो गई। अब ये जो कार्पल है, ये स्टिग्मा, ये क्या काम करते हैं? एक वर्क बता देती हूँ। स्टिग्मा क्या काम करता है? स्टिग्मा है वो पोलन ग्रेन को, परागकण को क्या करता है? ग्रहण करने का काम करता है। ग्रहण करने का काम है वो किसके द्वारा किया जाता है? स्टिग्मा के द्वारा किया जाता है। स्टाइल क्या काम करता है? स्टाइल देखो यहीं से स्पष्ट हो रहा है, स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ने का काम करता है, यानी स्टिग्मा और ओवरी के, ओवरी को क्या करता है? ओवरी को जोड़ने का काम कौन करता है? स्टाइल करता है। ओवरी क्या होता है? ये तो मेन पार्ट ही है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो है वो बीजांड पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? इसके अंदर जो ओव्यूल पाए जाते हैं और इनसे क्या होता है? बीज का निर्माण होता है। और इस ओवरी की जो फल वित्ती, ये जो वॉल होती है, इससे फ्रूट का निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। ये हो गए इनके कार्य। कार्पल है, जैसे मैंने स्टेमन के बारे में बताया, पेटल के बारे में बताया, वैसे ही कार्पल हैं वो फ्री हो सकते हैं या फिर आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं। आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं कार्पल, या फिर वो फ्री भी हो सकते हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए भी नहीं हो सकते हैं। अगर कार्पल है वो फ्री होते हैं,
अगर कार्पल है वो फ्री होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं, तो उसे कहा जाता है एपोकार्पस कंडीशन। और ये देखने को मिलता है गुलाब और कमल में। गुलाब और कमल में एपोकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है। देन कार्पल है जो गाइनोसियम की जो यूनिट होती है कार्पल, वो आपस में जुड़ी हुई भी हो सकती है। और ये किसमें, अगर ये आपस में जुड़ी हुई होती है तो इसे कहा जाता है सिनकार्पस कंडीशन, सिनकार्पस कंडीशन। और ये जो है वो देखने को मिलती है मटर और टमाटर में, मटर और टमाटर में। ये गाइनोसियम कंप्लीट हो गया। एक चीज का ध्यान रखना कि गाइनोसियम में जो ओव्यूल होता है, बीजांड होता है, इससे क्या होता है, इससे बीज का निर्माण होता है। और जो ओवरी की भित्ति होती है, ये वॉल होती है, इससे क्या निर्माण होता है, इससे फ्रूट का निर्माण होता है। इसीलिए कहा जाता है कि फ्रूट क्या है, फल क्या है, तो मैच्योर ओवरी, परिपक्व अंडा से ही फल है, मैच्योर ओवरी दैट इज फ्रूट। ओके, तो यहाँ भी फ्रूट वाला पोर्शन है, फ्लावर वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। अगले लेक्चर में इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। आगे कुछ नहीं बचा, आप थोड़ा सा सीड और थोड़ा सा फ्रूट है ना, इनके बारे में देखेंगे, क्योंकि फ्रूट भी जो है प्लांट्स का एक पार्ट माना जा सकता है और सीड भी है ना। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।